एक आदमी की डरावनी आवाज सुनाई देती है। तारा नहीं, साया, मौत का साया। जैसे ही वर्चस्विनी ये आवाज सुनती है, उसके पैर डर के मारे थर थर कांपने लग जाते हैं। उसके दिमाग में वहां से भागने का ख्याल अभी आया ही था कि उसके आसपास ढेर सारा धुआं जमा होने लग जाता है। वर्चस्विनी अपने हाथों से उस धुएं को अपने पास से हटाते हुए कहती है, ये धुआं कैसा फैल रहा है? जैसे ही उस धुएं की महक वर्चस्विनी की नाक में पड़ती है, वर्चस्विनी का सिर घूमने लग जाता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिरते हुए बेहोश हो जाती है। वर्चस्विनी के फर्श पर गिरते ही काले साए की हंसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है। कुछ देर बाद जब वर्चस्विनी अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वर्चस्विनी के हाथ पैर काली रस्सी से बंधे हुए थे। वो रस्सी दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे उस रस्सी को काले धुएं से बनाया गया हो, जिनमें अभी भी गोल गोल मूवमेंट हो रहा था। वो वर्चस्विनी के हाथ में घूमे जा रही थी, पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वर्चस्विनी अपने हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। वर्चस्विनी खड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे। कमरे के अंदर अंधेरा नहीं था। पीली रोशनी जैसे लालटेन और मशाल में से निकलती है, वही पीली रोशनी पूरे कमरे के अंदर फैली हुई थी। वर्चस्विनी जिस कमरे के अंदर मौजूद थी, जब उस कमरे के आसपास अपनी नजरें घुमाती है तो उसे वो कमरा जाना पहचाना लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उस कमरे के अंदर वो कई बार तारा के साथ आ चुकी थी। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये तो रूम नंबर 666 है, वही कमरा जिसमें यक्षिणी को कैद किया गया था। पर इस कमरे में तो बहुत सारी किताबें जमी हुई थी रैकों पर, वो किताबें कहाँ गई? और उस काले साये ने मुझे इस कमरे के अंदर ऐसे बांध कर क्यों रखा है? वो काला साया करना क्या चाहता है? वो है कहाँ पर? वर्चस्विनी के दिमाग में इस वक्त कई सारे सवाल घूम रहे थे। उन्हीं सब सवालों के बारे में सोचते हुए वर्चस्विनी पूरे कमरे के अंदर अपनी नजरें दौड़ाए जा रही थी। वर्चस्विनी कमरे के हर कोने में देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। फर्श पर नजर पड़ते ही उसे उसके कुछ सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। फर्श पर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके अंदर का डर और बढ़ जाता है और डर के कारण वो कांपने लग जाती है। फर्श पर कोई और नहीं बल्कि वो काला साया मौजूद था, जो वहीं पर पालकी मारकर बैठा हुआ था। काले धुएं से आदमी के शरीर की बनावट की तरह उसका शरीर बना हुआ था, जिस कारण उसका सिर, हाथ पैर सब दिख रहे थे, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। बस बड़ी बड़ी दो पीली खौफनाक आंखें थी। उस काले साए के सामने ही ताबूत रखा हुआ था, वही ताबूत जिसके अंदर अनुराग का शरीर रखा हुआ था। वो काला साया फर्श पर बैठे बैठे मंत्र बड़बड़ाते हुए कहता है, ओहम ह्रीम क्लीम ऐम आसुरी रक्त वास से अघोर, अघोर कर्म करकी के अदृश्य दृश्यतरम दृश्यतरम। ओहम ह्रीम क्लीम ऐम आसुरी रक्त वास से अघोर, अघोर कर्म करकी के अदृश्य दृश्यतरम दृश्यतरम। वो काला साया बार बार यही मंत्र दोहराया जा रहा था। जैसे ही उसका मंत्र जाप पूरा होता है, देखते ही देखते फर्श पर बड़ा सा आंख का निशान दिखाई देने लग जाता है। वो आंख का निशान इतना बड़ा था कि उसने कमरे का आधे से ज्यादा हिस्सा घेर लिया था। उस आंख के निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से उसी फर्श पर मौजूद हो, पर मंत्रों की शक्ति से उसे अदृश्य करके रखा गया हो। उस आंख के निशान के बीचों बीच जो पुतली थी वो लाल दिखाई दे रही थी। उस बड़ी सी पुतली के अंदर खून जमा हुआ था जो कि सूख गया था। उस आंख की पुतली के अंदर चटर्जी के 4 साथियों का ही खून जमा हुआ था, जिनकी उस दिन उस काले साए ने बलि दी थी, जो उनके शरीर से निकलकर आंख की पुतली में आकर ठहर गया था। अब वो खून सूख चुका था। उस आंख के निशान और खून से जमी हुई पुतली को देखकर वर्चस्विनी की रूह कांप गई थी। अब वो और ज्यादा डरने लग गई थी। वो काला साया बार बार एक नजर आंख की पुतली की तरफ मार रहा था तो दूसरी नजर खिड़की की तरफ मार रहा था, जहाँ से सफेद चांद दिखाई दे रहा था। चांद को बड़े बड़े काले बादलों ने घेर कर रखा हुआ था। वो काला साया अपना मुंह खिड़की की तरफ ही करके फर्श पर बैठा हुआ था। उस काले साए को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वर्चस्विनी खड़े खड़े ही अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। कमरे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जिस कारण आहट होने लग जाती है और वो काला साया उस आहट को महसूस कर लेता है। वो काला साया अपनी नजरें ऊपर करते हुए वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, तो होश आ गया वर्चू? तुझे क्या लगा तू यहाँ से बचकर भाग जाएगी? मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ यहाँ पर बुला सकता हूँ और उसे यहाँ पर आना ही होगा। ये मेरी कहानी है, मेरी। वर्चस्विनी पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस डरी डरी सहमी हुई सी उस काले साए को देखती रहती है।
काला साया चांद की तरफ गौर से देखते हुए कहता है, अभी तो काफी वक्त है, तुझे इतनी जल्दी होश में नहीं आना चाहिए था। अभी तेरा काम नहीं है, तेरा काम तो बाद में है। जब तक क्या करें हम? वो काला साया वर्चस्विनी की तरफ वासना भरी नजरों से देखते हुए कहता है, वही करें जो एक मर्द और औरत अक्सर अकेले में करते हैं। ये बात सुनते ही वर्चस्विनी और ज्यादा डरने लग जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है पर नहीं छुड़ा पाती है। वो काला साया वर्चस्विनी के उभरे बदन को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए कहता है, तेरा बदन कितना मनमोहक है। ये तो मेरे बनाए माया जाल से भी बड़ा माया जाल है जिसमें हर मर्द फंस जाता है। वो प्यास जो उस रात अधूरी रह गई थी तारा की वजह से, उसे आज मिटा देता हूँ, अभी मसल देता हूँ तुझे। डर के कारण वर्चस्विनी के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। उसका बदन पसीने से भीग जाता है। उसका पसीने से भीगा हुआ चुस्त बदन उस काले साए को अपनी तरफ और आकर्षित करने लग जाता है। वो काला साया वर्चस्विनी के पास जाते हुए कहता है, डर मत, आज हम वो काम नहीं करेंगे। आज तो मैं तुझे दूसरे काम से लेकर आया हूँ। वर्चस्विनी कुछ हिम्मत के साथ डरते हुए कहती है, कैसा काम? काला साया बात को घुमाते हुए जवाब देता है, वो काम जो सालों से अधूरा है। अगर युग न होता तो वो काम मैं पूरा ही नहीं कर पाता, पर आज उसकी बदौलत वो काम पूरा होगा। वर्चस्विनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो काला साया किस काम की बात कर रहा था। आज रात युग की बदौलत उसका क्या काम होने वाला था। अगले ही पल वर्चस्विनी के मन में तारा का ख्याल आता है। उसे तारा की फिक्र होने लग जाती है। वर्चस्विनी को लगने लग जाता है कि अगर वो यहाँ पर है तो तारा भी यहीं पर होगी। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तारा, मेरी बच्ची, तारा कहाँ पर है? काला साया जवाब देता है, तारा यहाँ पर नहीं है, वो तो उनके पास है और तू मेरे पास। तुझे तारा की याद आ रही है ना? पर तू फिक्र मत कर, तारा भी बहुत जल्द हमारे पास होगी। मुझे तारा की जरूरत है और तारा को तेरी। वर्चस्विनी को याद आता है, बेहोश होने से पहले आखिरी वक्त में चैटर्जी भी उसके साथ था, जो उसके पीछे तारा का नाम पुकारते हुए भाग रहा था। वर्चस्विनी अपने आसपास चैटर्जी को ढूंढते हुए कहती है, चैटर्जी, चैटर्जी, वो कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? काला साया वर्चस्विनी के साथ एक नई साजिश रचते हुए कहता है, ये खून देख रही है जमा हुआ, ये तेरे उस चैटर्जी का ही खून है। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात सुनती है, रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने चैटर्जी को मार दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। वो काला साया हंसते हुए कहता है, रो मत वर्चू, अभी रोने का वक्त नहीं आया है। चैटर्जी जिंदा है। रोना तो तुझे तब है जब मैं एक एक करके सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मरने वाले हैं। उस काले साए की बात सुनकर वर्चस्विनी और डर जाती है। उसने अपनी निगाहें फर्श पर पुतली के अंदर जो खून जमा हुआ था उसी पर टिकाई हुई थी। वर्चस्विनी को लग रहा था काला साया अभी भी उससे झूठ बोल रहा है। काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखकर ये बात समझ जाता है और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, डरो मत वर्चू, ये खून चैटर्जी का नहीं है बल्कि उसके 4 साथियों का है। वही 4 साथी जो मोनिका के कातिल की तलाश में यहाँ तक आ गए थे। उन्हें क्या पता था वो मोनिका के कातिल की नहीं बल्कि अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। वर्चस्विनी काले साए की बात गौर से सुनती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। काला साया आगे कहता है, अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए मुझे बलि की जरूरत थी और उस दिन बलि के बकरे खुद मेरे पास चलते हुए ग्रेवयार्ड कोठी में आ गए तो मैं क्या करता? मार दिया मैंने, एक ही झटके में चैटर्जी के उन 4 साथियों को हलाल कर दिया उन्हें। मैं तो उसी वक्त चैटर्जी की भी बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन इतना कहकर काला साया खुद चुप हो जाता है। उसकी पीली आंखों में वो पल गुजरने लग जाता है जब वो चैटर्जी को मारने वाला था पर किसी वजह से नहीं मार पाया, जिस बात का अफसोस उसे आज तक था। वर्चस्विनी बड़ी हिम्मत करके हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन क्या? वो काला साया गुस्से के साथ कहता है, मैं उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ अगले ही पल पूछ बैठती है, बलि नहीं चढ़ा पाए पर क्यों? काला साया और ज्यादा गुस्से के साथ बोल पड़ता है, क्योंकि वो साला खंडित है। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, खंडित है मतलब? काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुझे चैटर्जी के बारे में नहीं पता क्या? वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, क्या नहीं पता? जब काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखता है तो समझ जाता है कि उसे चैटर्जी के बारे में कुछ नहीं पता है। काला साया अगले ही पल हंसते हुए कहता है, तुझे तो चैटर्जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कैसी पुलिस वाली है तू?
एक पुलिस वाली होकर तुझे दूसरे पुलिस वाले के बारे में कुछ पता नहीं है? वो खंडित है साला। वर्चस्विनी को उस काले साये की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो काला साया उससे क्या कह रहा था, उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। काला साया वर्चस्विनी के साथ खेलते हुए कहता है, तू कहानी सुनेगी? मुझे ना कहानी सुनने और सुनाने का बड़ा शौक है। वर्चस्विनी खामोश रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। अगले ही पल वो काला साया डरावनी आवाज में गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, बोल कहानी सुनेगी? वर्चस्विनी हकलाते हुए कहती है, कैसी कहानी? काला साया बनावटी आवाज में कहता है, चैटर्जी के खंडित होने की कहानी। वर्चस्विनी और ज्यादा डर गई थी और वो डर उसकी आंखों में देखकर साफ समझ आ रहा था। जैसे जैसे वर्चस्विनी डरती जा रही थी, काले साये की हंसी बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस काले साये को वर्चस्विनी को डराने में बहुत मजा आ रहा था। काला साया फिर वर्चस्विनी से पूछता है, जानना चाहती है चैटर्जी खंडित कैसे हुआ? उसके खंडित होने की कहानी क्या है? वर्चस्विनी कहती कुछ नहीं, बस डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तू ये तो जानती है कि चैटर्जी जात से बंगाली है, लेकिन क्या तू ये जानती है कि चैटर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वर्चस्विनी खामोश रहती है, पर उसकी खामोशी ने काले साये को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। वर्चस्विनी नहीं जानती थी कि चैटर्जी का जन्म कहाँ हुआ था। काला साया अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, चैटर्जी बंगाली है और तू तो जानती है कुछ बंगाली असम में भी बसे हैं, और चैटर्जी का जन्म भी असम के ही एक गांव में हुआ था। जानती है कौन सा गांव? वर्चस्विनी धीरे से पूछती है, कौन सा गांव? काला साया फुसफुसाते हुए कहता है, मायूंग गांव। वर्चस्विनी जैसे ही काले साये के मुंह से मायूंग गांव का नाम सुनती है, उसकी रूह कांप जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उतना डर उसे तब नहीं लगा था जब उसने काले साये को देखा था, जितना डर उसे ये जानकर हो रहा था कि चैटर्जी का जन्म मायूंग गांव में हुआ था। मायूंग गांव गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। कहते हैं कि संपूर्ण भारत में काले जादू का विस्तार इसी गांव से हुआ था। काले जादू का जन्म इसी गांव से माना जाता है। प्राचीन काल में इस गांव को काले जादू की धुरी के नाम से जाना जाता था। वर्चस्विनी डरते हुए हकलाते हुए कहती है, ये तो वही गांव है जहां पर एक बार मैं एक केस के सिलसिले में गई थी। अब ये गांव जादूगरों तांत्रिकों की बस्ती है, जहां हर घर में हर कोई काले जादू के बारे में जानता है। सिर्फ जानता नहीं बल्कि मानता है, करता है। काला साया हंसते हुए कहता है, हाँ वर्चू, मैं उसी मायूंग गांव की बात कर रहा हूँ, जिसे पौराणिक काल में मायांग कहते थे। वही मायांग जहां से घटोत्कच ने कई जादुई शक्तियां हासिल करी थी। तब जाकर उसने महाभारत की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसी मायूंग गांव में चैटर्जी का जन्म हुआ है। जिस तरह मायूंग शब्द संस्कृत के माया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है भ्रम, उसी तरह चैटर्जी ने तुम सबको भी एक भ्रम में रखा हुआ है। वर्चस्विनी काले साये को एकटक से देखते हुए पूछती है, कैसा भ्रम? तुम किस भ्रम की बात कर रहे हो? काला साया हंसते रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। वर्चस्विनी फिर पूछती है, बोलो कैसा भ्रम? सदियों से है पुराना